शुभ प्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा कि मेरे जो 100 सब्सक्राइबर हैं, यानी 100 लोगों की क्या है सदस्यता जो है वो आपकी पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए आज इसी खुशी के अवसर पर हम अपनी जो ज्योग्राफी की जो क्लास है उसको पूरा थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, यानी लगभग आपके 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटे की क्लास हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स दोस्तों। ठीक है, एक बात बता दूं, मैं 2011 से ज्योग्राफी भूगोल विषय जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही आपको सूचित कर दिया था कि थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम इन माइक की प्रॉब्लम होगी और थोड़ा बोर्ड जो है वो छोटा आपको अभी उसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्या क्षमा याचक हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं जैसा कि आप वो थंबनेल देख रहे हो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो कि आपको अब डरना नहीं है। किससे? ज्योग्राफी से। मेरा जितना भी अनुभव है ज्योग्राफी का, उतना पूरा अनुभव मैं आपको देने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। और मैं अभी खड़ा होकर उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं मेरा अपना जो चेहरा है वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा। इसके लिए भी मैं आपको क्षमा याचक हूँ फ्रेंड्स। तो राजस्थान का भूगोल, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, क्या हो, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भूगोल से आपके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़े बीच में आपके गैप रह सकते हैं वीडियो बनाने में। ठीक है, और आगे भी मेरी जो सदस्यता है 100 से बढ़कर 500 हो जाए, 500 से बढ़कर 1000 हो जाए, आप सभी का सहयोग रहेगा तो यह संभव है फ्रेंड्स। तो राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और अदर क्लास हमने देख ली, रीजनिंग देख ली थी और हिंदी हमने देख ली थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल हम देख रहे थे। एक बात मैं बता दूं, अगर आपको राजस्थान का भूगोल अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? राजस्थान का मैप होना चाहिए, भारत का मैप होना चाहिए और विश्व का मैप होना चाहिए, मानचित्र होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास मानचित्र होंगे तो आपका बहुत सारा काम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। भूगोल जो विषय है वो उसको आपको क्या करना पड़ता है? उसको समझना चाहिए उसको। ठीक है, भूगोल जो विषय है उसको आपको क्या करना है? इसको समझना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है? चलना चाहिए। मैपिंग सिस्टम के द्वारा ही हर चीज़ आपको क्या करनी चाहिए? उसको समझनी चाहिए, ताकि वो हमेशा के लिए आपको क्या मस्तिष्क में आपको फिट हो जाए, केंद्रित हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात और, किसी भी व्यक्ति के कपड़ों से उसकी पहचान नहीं की जा सकती फ्रेंड्स। ठीक है, आज मैं अप टू डेट बन के आया हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मैं फ्रेंड्स, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूँ। ठीक है, किस्मत भी होनी चाहिए लेकिन कर्म आपको क्या करना है? करने चाहिए। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करनी है हमको, अपना कर्म में शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरा सहयोग करते रहिए और मैं अपना जो काम है वो करता रहूँगा। तो राजस्थान का भूगोल हमने इस पर पढ़ लिया था। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भू आकृतिक प्रदेश फ्रेंड्स। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भू आकृतिक प्रदेश, मिट्टियाँ पढ़ी हमने, जलवायु के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, झीलों के बारे में पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ लिया। और आज हमारा जो टॉपिक है, राजस्थान में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ फ्रेंड्स। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है और माइक की भी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी बहुत सारी आ रही हैं, इश्यूज हो रही हैं, इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आज की अपनी मैराथन क्लास है, बड़ी क्लास, अपन लगभग 1 घंटे की क्लास हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बातें बंद करते हैं, कर्म शुरू करते हैं। तो चलिए, राजस्थान में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो राजस्थान में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आपके प्रश्न पुट आउट होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं? प्रश्न पुट आउट होते हैं फ्रेंड्स।
आज का हमारा बिंदु है राजस्थान में सिंचाई एवं बहु उद्देश्य परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव है मैं पूरा यहाँ पर डालने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। मुझे पता है, मैंने लगभग 2015 से कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा है उसको शुरू किया है, ठीक है। 2015 से, यानी 5 साल का जो मेरा अनुभव है, और मेरे 2011 से लगभग 9 साल का जो मेरे ज्योग्राफी पढ़ाने का जो पढ़ने या पढ़ाने का जो अनुभव है वो पूरा यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। और जितने भी मैंने प्रतियोगिता परीक्षाएं दी हैं वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पुट आउट होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके पुट आउट हो सकते हैं, चाहे वो RSMS भी हो, RPSC हो, SSC हो, IBPS हो, ठीक है। IBPS तो हाई लेवल के, उसमें राशन का बिल्कुल बहुत कम आता है, लेकिन जितने भी आपके RSMS एग्जाम है वहाँ पर कैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए किस प्रकार का प्रश्न आपका देखा जाता है उस बात को चलते हुए हम पूरी क्लास देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू क्लास होती है आपकी राजस्थान में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो इसका तो पहले तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परिचय, इसके फैक्ट, परिचय, सामान्य जानकारी, परिचय मतलब सामान्य जानकारी अपन देख लेंगे। क्या देख लेंगे हम, सामान्य जानकारी देख लेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं सामान्य जानकारी। इसका पहला फैक्ट है, पहला बिंदु हमारे पास, राजस्थान के 2/3 क्षेत्रफल जो है, राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल कृषि पर निर्भर है फ्रेंड्स। राजस्थान का जो 2/3 क्षेत्रफल है, यानी 32,03,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 2/3 क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रश्न किसी भी प्रकार से आपके दे सकता है फ्रेंड्स, प्रश्न आपके किसी भी प्रकार से आपका पुट आउट हो सकता है, ठीक है। केवल एक तिहाई भाग केवल निर्भर है, जिसमें 1/3 भाग सिंचाई पर निर्भर है, ठीक है, सिंचाई पर निर्भर है। आगे फैक्ट, पहला बिंदु यह कह रहा है कि राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल कृषि पर निर्भर है, जबकि 1/3 भाग सिंचाई पर निर्भर है। तो ये फैक्ट आपको हमेशा आपको अपडेट करना है, याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा फैक्ट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देख लिया, दूसरा पॉइंट, ठीक है। एक तो आपको क्रम आपको देखना है कि किस किस क्रम में आपका जो राजस्थान में वो सिंचाई होती है। तो सिंचाई क्रम, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके पुट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सिंचाई क्रम यानी राजस्थान में क्रमशः किस प्रकार की जो सिंचाई जो व्यवस्था है वो ली जाती है, किस आधार पर, देखिए हम देखते हैं। पहला आपका क्रम है कुएं, सबसे ज्यादा कुओं के द्वारा प्लस नलकूप, कुएं हैं, नलकूप हैं, ठीक है। कुएं और नलकूप के द्वारा आपकी लगभग अप्रोक्सीमेटली 67.70% आपके क्या होता है, कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा आपका अगर पॉइंट आ सकता है तो कौन सा आ सकता है, नहरें। और ये एक और फैक्ट है यहाँ पर कि कुएं और नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई राजस्थान के किस भाग में होती है, इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे इंपॉर्टेंट लग चुका है यहाँ पर, मुझे इंपॉर्टेंट लग चुका है यहाँ पर कि राजस्थान में
कुओं और नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? आपके पास ऑप्शंस आ सकता है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शंस आ सकता है फ्रेंड्स कि पूछेगा उत्तरी पश्चिमी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पूर्वी मैदान में या दक्षिणी मैदान में, कुछ भी आपके ऑप्शंस दे दिया है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, टिक करना होगा इसका उत्तर पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्लियर है दोस्त, इंपॉर्टेंट है सिंचाई क्रम। राजस्थान का जो सिंचाई क्रम है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। मुझे महत्वपूर्ण लगा, मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया। अब आपकी जो चाहो ऐसा आप इसको सोच सकते हो फ्रेंड्स। तो देखा आपने, पूर्वी मैदान में कुओं और नलकूपों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई की जाती है, पहला नंबर। और कितना प्रतिशत, 67.70%। इसको अच्छे से आप क्या कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ले लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आपके जो सर्वाधिक जो सिंचाई यानी की जाती है वो उसका जो माध्यम है, दूसरा आपका जो सिंचाई का माध्यम है वह कौन सा हो सकता है ये? तो जरा 3 सेकंड आप सोचिए फ्रेंड्स, क्या हो सकता है? बिल्कुल ही सरल है, नहरें, कैनाल्स, यानी नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो नहरों के द्वारा लगभग अपन सोच सकते हैं 27 से 30% आपके नहरों के द्वारा क्या की जाती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है फ्रेंड्स। अब एक और फैक्ट है यहाँ पर कि उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तरी पश्चिमी भाग में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 3 फ्रेंड्स। नंबर 3 क्या हो सकता है? तालाब। तालाब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तालाबों के द्वारा लगभग 1 से 2% क्या होती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है। तालाबों के माध्यम से 1 से 2% सिंचाई उपलब्ध की जाती है। अगर यूं पूछे इसका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक आगे की जाती है, तो दक्षिणी और पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी और पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी और पूर्वी पठारी भाग। क्लियर है फ्रेंड्स, पॉइंट आपका क्लियर है। इसके द्वारा चौथे नंबर में बहुत सारे हो सकते हैं, झीलें हो सकती हैं, ठीक है, छोटे छोटे तालाब, बावड़ियां, कुछ भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यही है फ्रेंड्स। पहला नंबर कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब। इन्हें आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में सिंचाई का जो माध्यम है वो क्रमशः क्या हो सकते हैं, क्या क्रम है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, जमाइए, किसी भी प्रकार का आपका क्रम दे सकता है। तो आपका जो सिंचाई जो क्रम है यहाँ से हमेशा प्रश्न पुट आउट होते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं क्लास। फैक्ट, 2 फैक्ट हमने पढ़ लिए। पहला फैक्ट दूसरी विभाग कृषि पर निर्भर, एक है सिंचाई पर आधारित। दूसरा फैक्ट क्रम देखा हमने, क्रम में नलकूप और कुएं देखी, ठीक है, नहरें देखी, तालाब देखी, ठीक है। तो अब फैक्ट देखते हैं तीसरा। फैक्ट देखते हैं तीसरा, पूछेगा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र व प्रतिशत किसका है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक, क्या बोल रहे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र व प्रतिशत किसका है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यानी सिंचाई जो की जाती है, सिंचित क्षेत्रफल और प्रतिशत किसका है, तो किसका है, गंगानगर का है। गंगानगर का क्या है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है और सर्वाधिक प्रतिशत भी है। और सबसे न्यूनतम सिंचित क्षेत्र और सबसे न्यूनतम
प्रतिशत किसका यूं बचे तो ये तो सर्वाधिक हो गया, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, न्यून होगा। तो राजस्थान में न्यून सिंचित क्षेत्रफल व प्रतिशत किसका है फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ पर प्रतिशत, क्षेत्रफल किसका है मैं बता दूं चूरू का है, और प्रतिशत किसका है तो जैसलमेर का है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो फैक्ट क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल व प्रतिशत तो आपके गंगानगर का है, दोनों में क्षेत्रफल चाहे वो प्रतिशत चाहो तो दोनों में किसका स्थान आता है, गंगानगर का ही आता है फ्रेंड्स। सिंचित क्षेत्र यानी यहाँ पर सिंचाई का जो क्षेत्र है वो ज्यादा है, प्रतिशत भी ज्यादा है। अब न्यून क्षेत्र पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए तो चूरू है, सबसे कम न्यून चूरू का है, और प्रतिशत परसेंटेज अगर दे दिया जाए उसको, ठीक है, तो क्या होगा जैसलमेर। आ गया समझ में आपको, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट नंबर 4, आराम से पढ़ेंगे अपनी क्लास। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपका है कि राजस्थान में सर्वाधिक नहरी सिंचित क्षेत्र कौन सा है, यह सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो गंगानगर में। आपको पता होना चाहिए गंगानगर क्यों है भैया, तो IGNP, इसका कारण क्या हो सकता है, IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ओके फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP इसका कारण हो सकता है, जिसके कारण नहरों द्वारा सिंचाई की जा सकती है। पांचवा पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक कुओं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई कहां पर की जाती है, क्या है पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक कुएं प्लस नलकूपों के द्वारा सिंचाई कहां पर की जाती है, जयपुर में की जाएगी फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको देख रहा हूं। और लास्ट आपका छठा पॉइंट, तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाती है राजस्थान में, तो इसका उत्तर रहेगा भीलवाड़ा। ठीक है, ये फैक्चुअल है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपके नहीं आता है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट आएगा तो उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट आपको याद रखना पड़ेंगे, ये आपके क्या है फैक्ट है, इस फैक्टों का क्या रखना आपको दिमाग में रख देना है, ये 6 पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी इसको भूलना नहीं है डियर। ओके, अब अपन शुरू करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और सिंचाई परियोजनाएं रहेंगी। सिंचाई परियोजना आपकी लघु परियोजनाएं रहेंगी, मध्यम रहेंगी और वृहत रहेंगी। इससे पूर्व हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, फैक्ट रहेगा अपना नया, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है, पूरा अगर लिखना चाहो तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। तो लगभग आपके 5 सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम, और इन 5 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से आपके क्वेश्चन आते हैं 100% क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपके पूछ सकता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला आपका बहुउद्देशीय परियोजना है, नाम से इसको समझ सकते हो, बहुउद्देशीय यानी जिसके क्या हो बहुत सारे उद्देश्य को लेकर इसको क्या किया जाए, ये परियोजना आपकी शुरू की जाए, वह आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं फ्रेंड्स। यह आपके महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण अब शुरू होता है फ्रेंड्स। पहले आपके सबसे महत्वपूर्ण परियोजना शुरू करने जाएंगे, पढ़ेंगे, परियोजना को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि महत्वपूर्ण है कि नहीं, ठीक है। पढ़ने पर ही आपको समझ में आएगा कि परियोजना जो है वो आपके महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो पहली आपके भांगड़ा नागल परियोजना, पॉइंट नंबर 1, भांगड़ा
नागल परियोजना। प्रथम परियोजना अपनी शुरू होने जा रही है फ्रेंड्स। पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हो। बुक्स में, गाइडों में, एनसीईआरटी बुकों में आपके पास बहुत सारा लिखा हुआ मिल सकता है। मैं इसके लिए आपको नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव यहाँ पे मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं अपना यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अनुभव प्रदर्शित करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। पढ़ने के लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो फ्रेंड्स। क्या हो, पढ़ने के लिए तो आप स्वतंत्र हो। एनसीईआरटी की जो 10th क्लास है, 9th क्लास है और 11th क्लास में तो ये आपके हाई लेवल के हो जाते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले तो ज्योग्राफी था वो भी अपन क्लियर करेंगे। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है वो, चलो शुरू करते हैं। बात स्टॉप करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो शुरू करते हैं। भांगड़ा नागल परियोजना। ओके, भांगड़ा नागल परियोजना। पहला फैक्ट देखिए, पहला फैक्ट कि भांगड़ा नागल जो परियोजना है, क्या है, भांगड़ा नागल परियोजना है, उसका विचार इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले इसके मन में विचार आया कि भांगड़ा नागल जो परियोजना है उसको हम क्या करें, बनाएं। तो पंजाब का राज्य है, कौन सा राज्य है, पंजाब। पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 5 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए इसको पंजाब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंजाब के कौन है, राज्यपाल। कौन है, पंजाब के राज्यपाल हैं, और उनका राज्यपाल का नाम है लुइस डेने। लुइस डेने, पंजाब के राज्यपाल का नाम है लुइस डेने, और ये अपना सत्र चल रहा है 1908। ठीक है, तो नदी का नाम था सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी है, ये इंपॉर्टेंट। तो पंजाब राज्य के तत्कालीन गवर्नर लुइस टेने ने 1908 में सतलज नदी पर भांगड़ा नागल परियोजना बनाने का विचार किया कि मैं पंजाब की सतलज नदी पर बनाऊंगा भांगड़ा नागल। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, क्या फैक्ट हो सकता है, तो देखते हैं। फैक्ट नंबर, नया फैक्ट, स्टार बना दीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। मुझे उचित लगा स्टार बनाना, तो स्टार बना दिया मैंने। भांगड़ा नागल परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना का एक फैक्ट है, भारत ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध। कौन सा बांध है, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, कैसा, सबसे बड़ा। और दूसरा फैक्ट है गुरुत्वीय सिद्धांत पर निर्मित। एक और पूछ सकता है आपका, गुरुत्वीय किसके आधार पर, गुरुत्वीय सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर, गुरुत्वीय सिद्धांत के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भांगड़ा बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है, भांगड़ा बांध। महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है फ्रेंड्स, ऊंचाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गुरुत्वीय सिद्धांत के आधार पर भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, भांगड़ा बांध। ओके फ्रेंड्स, लंबाई इसकी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, कितने ऊंचा है, अगर देख लो तो 225 मीटर ऊंचा, प्लस लंबाई देख लो आप 518 मीटर लंबा। ये नहीं पूछा जाता है ऐसा कुछ, लेकिन आप सामान्य जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखते हैं अगला स्टार, भांगड़ा नागल परियोजना का अगला स्टार। 2 स्टार हमने देख लिए। तत्कालीन गवर्नर पंजाब के टेने 1908 सतलज नदी पर विचार किया कि यहाँ पर बनेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स,
देखते हैं अगले फ्रेंड्स। चलो, हमने देखा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भांगड़ा बांध। और इसी भांगड़ा बांध के पास में, इसी भांगड़ा बांध के पास, इसी भांगड़ा बांध के पास कौन सी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील गोविंद सागर है। आप मैप में देखोगे गोविंद सागर। ठीक है फ्रेंड्स, गोविंद सागर आपने देख ली कि भांगड़ा बांध के पास भारत की ये सबसे क्या है, बड़ी झील है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है ये गोविंद सागर। तो देख लीजिए, ये आपका पंजाब है और ये आपके हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर आपकी क्या है, गोविंद सागर, गोविंद सागर। फैक्ट क्लियर। तो ये है आपका फैक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने मैप की तरह बता दिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर आपके ये झील गोविंद सागर झील आपके मिल गई। तो क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, और ये दिल्ली और चंडीगढ़ को क्या करता है, पेयजल आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार से आपका भांगड़ा बांध होता है, भांगड़ा बांध क्लियर होता है। नेक्स्ट आपके पास है नागल बांध। पॉइंट आराम से क्लियर करेंगे, भांगड़ा बांध हो गया, नागल, नागल बांध। वहां पर ए डाल सकते थे, यहाँ पर बी आप डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। समझ जरूरी है, समझने के लिए काफी। बी पॉइंट नागल बांध। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मुझे क्या महत्वपूर्ण लगता है पढ़ने के लिए, आप स्वतंत्र हो। नागल बांध के बारे में बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि भांगड़ा नागल जो बांध है वो हनुमानगढ़ जो जिला, अपना कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिले को ये आपने क्या करता है, पेयजल उपलब्ध कराता है, सिंचाई पेयजल उपलब्ध करवाता है। बाकी इसके बारे में आप जितना पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। बिस्ट नहर, दो नहरें यहाँ पर है, बिस्ट नहर और भांगड़ा नहर। बस इतना चाहो आप देख लो, नो टेंशन। ठीक है, नो टेंशन। बिस्ट नहर और भांगड़ा नहर निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये तो नॉर्मल चीज होगी, ये नॉर्मल चीज होगी। प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो यही है कि सर्वप्रथम किसने भांगड़ा नागल परियोजना बनाने का विचार किया फ्रेंड्स। तो किसने किया था, तो तत्कालीन गवर्नर पंजाब के लुइस डेने ने 1908 में। एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर भांगड़ा नागल परियोजना स्थित है, तो सतलज नदी। ठीक है, पंजाब में कौन कौन सी नदियां हैं, पंजाब। चलो आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं। पंजाब, हर राज्य की कुछ कहानी होती है, हर राज्य की कुछ कहानी होती है फ्रेंड्स। तो पंजाब राज्य की क्या कहानी है कि इसको पंजाब बोला गया, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में 5 नदियों का क्या है, संगम है। त्रिवेणी को 3 नदियों का संगम बोलते हैं। ठीक है, त्रिवेणी को 3 नदियों का संगम बोलते हैं। तो अपने जो सतलज नदी है, 5 नदियां आपके यहाँ पर निकलती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हो सकती हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मुझे पता है आपकी कौन कौन सी नदियां हैं, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं। और यहाँ पर 5 नदियां आती हैं, वो मुझे बदल दिया, लेकिन कौन कौन सी नदियां हैं, एक नदी तो आपको क्लियर हो चुकी है, सतलज है। एक नदी आपको बोल दी मैंने, सतलज है। आगे की 4 नदियां मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए इसका उत्तर। मैं राजस्थान का निवासी हूँ, राजस्थान को राजस्थान क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा, राणा महाराणा प्रताप, कुंभा, ठीक है, महाराणा संगा, बहुत सारे क्या हुए, राजा महाराजा हुए, इसलिए राज करने वाला है हमारा क्या है, राजस्थान है। हर राज्य का कुछ न कुछ फैक्ट होता है। उत्तर प्रदेश को यूपी उत्तर में है,
इसलिए बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य में है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानियां हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आगे स्टार बनाते हैं अपना नया स्टार, और यह स्टार महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह स्टार महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण स्टार यही होना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये मैंने आपको स्टार पहले नहीं बताया, तो प्लीज सॉरी। यह स्टार महत्वपूर्ण है, दिमाग में स्टार लगा दीजिए, दिमाग में स्टार लगा दीजिए, दिमाग में स्टार लगा दीजिए। शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, पहले तो आप क्या हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपके लिए पढ़ना निष्क्रिय है, पढ़ना बेकार है, पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। कुछ भी बोल सकते हो, पढ़ना व्यर्थ है। तो देखिए स्टार, बातें बहुत होगी। देखते हैं नेक्स्ट पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है। पंजाब, हरियाणा, क्या क्या, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की संयुक्त परियोजना। यही फैक्ट महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आने का पूरा चांस यही रहता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की संयुक्त परियोजना यही है फ्रेंड्स। ये मैं मैप के द्वारा बताना, आप देख लो। ठीक है, आप देख लो, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो ये आपके 5 राज्य बोल सकते हो उसको। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश और 4 आपके राज्य। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही। चलो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे दिमाग में आ गया, और ये दिमाग में क्या आ गया, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखता हूं मैं नया स्टार, दिमाग में रख लो इसको, भूलना मत, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो पंडित JL नेहरू का नाम मैं ले लेता हूं। पंडित JL नेहरू का नाम मैंने ले लिया फ्रेंड्स। उन्होंने इस परियोजना को चमत्कारी विराट वस्तु नाम, चमत्कारी विराट, चमत्कारी विराट वस्तु का वस्तु, इस परियोजना को पंडित JL नेहरू ने क्या कहा, चमत्कारी विराट वस्तु कहा। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर भी इसको बोला उन्होंने, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर इंपॉर्टेंट है। चमत्कारी विराट वस्तु या आधुनिक भारत के मंदिर किस JL ने किस परियोजना, किस बहुउद्देशीय परियोजना को कहा, तो आपके पास उत्तर आना चाहिए भांगड़ा नागर परियोजना। ठीक है, ठीक है, एक और फैक्ट अगर देख लो, और ये देख लो, आपके सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, तो गोविंद सागर झील। हमने जब झीलें पढ़ी थी तब आपको बता दिया कि गोविंद सागर झील क्या है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भारत की। और राजस्थान की कौन सी झील है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। आ गया फ्रेंड वापस में पीछे की ओर, तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील और गोविंद सागर झील कैसी झील है, खारी है या मीठी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलिए, और गोविंद सागर जो झील है उसका नाम गोविंद सागर झील क्यों पड़ा, तो भारत के प्रथम कृषि एवं सिंचाई मंत्री कौन है, भारत के प्रथम कृषि व सिंचाई मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। चलो इसको फैक्ट अच्छा सा देख लेते हैं। भारत के प्रथम कृषि और सिंचाई मंत्री कौन है, कृषि प्लस सिंचाई मंत्री कौन है, प्रथम, फर्स्ट, कौन है फर्स्ट, तो गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत कौन है, भारत के प्रथम कृषि सिंचाई मंत्री।
ठीक है, और उसी के नाम पर गोविंद सागर झील नाम रखा गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए, तो भाखड़ा नगर परियोजना यहाँ पर राइट होती है, पूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट परियोजना, व्यास परियोजना। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है? कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और आप सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हो शायद। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। ठीक है, मेरा जितना भी नॉलेज है वो दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपकी परियोजना शुरू होती है आपके व्यास परियोजना। दूसरी परियोजना आपके हैं व्यास परियोजना। आज हम बहुउद्देशीय परियोजना को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, बृहद परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं, ठीक है, मध्यम परियोजनाएं, वो शुरू करेंगे नेक्स्ट। जितना हो सके उतना हम पूरा करेंगे। व्यास परियोजना, चलिए स्टार अपना बनाते हैं व्यास परियोजना का। बनाऊं मैं स्टार, तो स्टार यही है कि पंजाब, कौन सा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य आपके सम्मिलित हो जाते हैं इस परियोजना में। इंपॉर्टेंट यही है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो व्यास परियोजना। व्यास परियोजना निम्न में से किसकी संयुक्त परियोजना है? ऑप्शंस आपके कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये 3 ऑप्शंस आपको याद रखने हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, 3 जिले, सॉरी 3 राज्य, वहां पर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपकी शुरू करता हूं मैं इसकी लोकेशन, पूरी व्यास परियोजना की लोकेशन, स्थिति अपन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट अपना शुरू होता है यहाँ पर, स्थिति, कॉन्सेप्ट अपना शुरू होता है यहाँ पर स्थिति। तो व्यास नदी पर व्यास परियोजना है, तो कौन सी होगी? व्यास नदी होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी व्यास नदी। लेकिन भाखड़ा नगर परियोजना में भाखड़ा नदी नहीं है, वहां पर सतलज नदी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से पूछा होगा, भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है फ्रेंड्स? आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा सतलज नदी, न कि भांगड़ा नदी या नागल नदी, कुछ ऐसी नदियां नहीं है, वो आपकी भांगड़ा और नागल क्या डैम है, बांध है। तो इंपॉर्टेंट व्यास नदी यहाँ पर अपना शुरू कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो व्यास जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में, कौन सा अपना हिमाचल प्रदेश का क्या है आपके मंडी जिला, कौन सा जिला? मंडी जिला। ठीक है, मैं पंडोह बांध, 2 बांध बनाए गए यहाँ पर, पहला बांध पंडोह, ठीक है, और दूसरा आपके बनाया गया पोंग बांध, पंडोह और पोंग बांध। ठीक है, 2 बांध बनाए गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह और पोंग बांध बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, पंडोह और पोंग बांध बनाए गए। पोंग बांध कहाँ पर है? तो कांगड़ा, कौन सा? कांगड़ा। कांगड़ा एक स्थान है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर पोंग बांध और मंडी में पंडोह बांध। महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो सकता है कि ये 2 बांध कहाँ पर है, निम्न में कौन से 2 बांध है वो कहाँ पर है, इसी चीज आपको पता होनी चाहिए ये फ्रेंड्स। ठीक है, और एक और फ्रेंड्स कि इराडी कमीशन के द्वारा, ठीक है, इराडी कमीशन, एक कमीशन बैठाया गया, इराडी कमीशन, याद रखना, इराडी कमीशन का संबंध किससे है? इराडी कमीशन, इराडी कमीशन ने इसमें क्या किया है? इसका सहयोग दिया, और यहाँ पर क्या किया है? सतलज व्यास लिंगला नहर जोड़ी गई, सतलज व्यास लिंग नहर, सतलज व्यास लिंक नहर शुरू की गई, और इसकी क्या करा? जलापूर्ति की जाती है फ्रेंड्स। तो ये फैक्ट है, ठीक है। और इराडी कमीशन का और अपन देख लेते हैं, ठीक है। इराडी कमीशन का क्वेश्चन आपके आ जाता है, देखो इसको ध्यान करो, इराडी कमीशन क्या है?
कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं अपन इराडी कमीशन का। इराडी कमीशन है क्या, इराडी कमीशन के बारे में क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। इराडी कमीशन, इराडी कमीशन होता क्या है इराडी कमीशन में? तो भाई इराडी कमीशन है, बैठा गया उसने क्या किया कि जो सतलज व्यास लिंक नर है, कौन से लिंक नर है, सतलज व्यास लिंक नर को शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पर सिंचाई की जो जल उपलब्धि है वो पूरी की गई। और ये जो इराडी कमीशन था उसने क्या किया, जो सतलज और व्यास जो था उसका जो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है, इसमें क्या चल रहा था, अंतर्राज्यीय जल विवाद चल रहा था, इसमें विवाद चल रहा था। तो उसको सॉल्व करने के लिए अंतर्राज्यीय सतलज नगर नहर का जो जल विवाद है उसको सुलझाने के लिए क्या करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए यह इराडी कमीशन गठित किया गया, ठीक है। और इसकी सिफारिशों ने क्या किया, इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान को या राजस्थान में 8.8 ठीक है मिलियन एकड़ फीट जल राशि आवंटित है। मिलियन एकड़ फीट इतनी जल राशि अपने राजस्थान को प्राप्त होती है। ये फैक्ट इतना खास नहीं है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं तो पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। तो इराडी कमीशन की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, यहाँ पर 8.6 मिलियन एकड़ फीट जलाशय प्राप्त की गई, ठीक है। चलिए ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट व्यास परियोजना का इंपॉर्टेंट यही है कि किसकी संयुक्त परियोजना है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना यही है। और मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में कौन सा, पंडोह बांध, और कांगड़ा पर कौन सा बांध है, पोंग बांध स्थित है, ठीक है। और इराडी कमीशन का संबंध किस परियोजना से है, तो व्यास परियोजना से है फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। नेक्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता है मैं क्या कहना चाहूंगा कि ये किसकी संयुक्त परियोजना होनी चाहिए, तो थोड़ा सोचिए इसको, थोड़ा सोचिए इसको। तो राजस्थान प्लस एमपी की 50% प्लस 50% परियोजना है, ठीक है। हो सकता है किसका प्रतिशत बताइए, 25%, 50%, 50%, कुछ भी आपको बता सकता है, ठीक है। राजस्थान मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है और 50% इसका भाग है, ठीक है। क्या है, 50% यहाँ पर भाग है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे सब में ये इंपॉर्टेंट रहता ही है, क्वेश्चन पुट आउट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस पर 4 बांध हैं, इन 4 बांधों पे हम पढ़ेंगे। 4 बांध हैं, अच्छे से इसको देख लेते हैं 4 बांधों को, ठीक है। 4 बांध हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। ए बांध है आपके कौन सा है, गांधी सागर, गांधी सागर, ठीक है। बी आपका है कौन सा है, राणा प्रताप सागर। सी है आपका जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर। और डी है आपका कौन सा, कोटा बैराज। नाम लिख दिया हमने, ठीक है। एक एक बार हम क्लियर करेंगे। पहले तो इसकी स्थिति, गांधी सागर कहाँ पर है, गांधी जी कहाँ पर है, एमपी मंदसौर में, ऐसा याद रखना, ठीक है। ये आपके मंदसौर एमपी। बाकी ये तीनों कहाँ पर होंगे, राजस्थान में होंगे। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, चित्तौड़ में। जवाहर जी कहाँ पर है, जवाहर सागर कोटा में है।
ठीक है। और ये आपके कोटा बैराज कोटा में, कोटा बैराज कोटा में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आएंगे इससे ही, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर ले, हमेशा महत्वपूर्ण है ये, याद रखिए। चंबल परियोजना चल रही है अपनी, 4 बांध हम शुरू करने जा रहे हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। चारों की लोकेशन हमने देख ली। मंदसौर एमपी में, गांधी जी एमपी में, राणा प्रताप तो पता है चित्तौड़ के हैं, जवाहर जी कोटा के हैं, जवाहर जी, ठीक है। कोटा बैराज कोटा में, ये तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट, ये रखना, जवाहर जी कहाँ पर है, कोटा में। बाकी तो आपको तीनों याद रहने की, और ये याद रखना, गांधी सागर गुजरात में है, ऐसा मत याद रखना, मंदसौर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ठीक है, गांधी सागर के बारे में क्या देख लें, ठीक है। तो गांधी सागर जो है रामपुरा भानपुरा, रामपुरा भानपुरा एक पठारी भाग है, यहाँ पर ये आपका स्थित है बांध, रामपुरा भानपुरा पठारी भाग पर ये स्थित है बांध, ठीक है। रामपुरा भानपुरा पठारी भाग पर स्थित है यह बांध, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देख लेते हैं, क्या है राणा प्रताप सागर बांध का। राणा प्रताप सागर बांध का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान में परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति करता है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यही है। राजस्थान का सर्वाधिक परमाणु विद्युत उपलब्ध कराता है, ये क्या कहता है, परमाणु विद्युत उपलब्ध कराने वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध, और ये राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा है ये बांध, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट अब आने की पूरी संभावना रह सकती है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध में क्या है, ठीक है, जवाहर सागर में क्या है, इस बांध को कोटा थर्मल पावर स्टेशन एंड नेशनल थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति होती है। ये एक प्रकार का क्या है, पिकअप बांध है, पिकअप बांध है। चलिए कोटा बैराज लास्ट आपका बांध है, उसको देख लेते हैं। आपको नाम याद रखना है, चारों बांध देखे और वो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है और वो कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका चौथा है कोटा वाला बांध देख लेते हैं, कोटा बैराज। इसका ये थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं इसमें कि कोटा बैराज कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया ये क्या है, कैचमेंट एरिया है फ्रेंड्स, क्या ये कैचमेंट एरिया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें 8 क्या है, लिफ्ट नहरें या जलोत्थान, 8 लिफ्ट नहरें, 8 लिफ्ट नहरें या जलोत्थान इसको निकाले गए हैं, ठीक है। 8 लिफ्ट नहरें कौन सी हैं, ठीक है। तो 2 तो आपके कोटा में, कोटा में 2 हैं, कितनी है कोटा में 2 हैं, ठीक है। और दूसरा आपके 12 में 6 हैं। कोटा में कौन सी है, जालीपुरा और दिगूर, जालीपुरा और दिगूर, ये 2 लिफ्ट नहरें यहाँ पर हैं। और 12 में आपकी कितनी है, 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। तो कौन कौन सी है, अपच गणेश का कच्चा खंड याद रखना है, अपच गणेश का कच्चा खंड, इससे 6 आपकी लिफ्ट नहरें निकलती है। और से आपके हटाया रखना है, ठीक है। पच से पंचेल, ठीक है, पंचेल है। गण से गणेशगंज, गणेश से गणेशगंज, ठीक है, वैसे गणेशगंज। ये आप याद, चक्षनाबाद, चक्षनाबाद, ठीक है, चक्षनाबाद। और क से कछार, और खंड से सोरखंड, ये जो खंड है इसका सोरखंड याद रखना, सोरखंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसा भी आप मुझे समझो, मैंने ट्रिक दे दी है आपको। 6 आपकी
लिफ्ट नहरें हैं वो आपके 12 में हैं, 2 आपके कोटा में, जालीपुरा और दिगूज। 12 में 6 अपच गणेश का कच्छा खंड, अंता पंचेल गणेशगंज जक्षनाबाद कछार और खंड। ठीक है, तो अब आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। 2 आपके बहुउद्देशीय परियोजना वो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक ये है, ठीक है, कि चंबल परियोजना में ड्रेनेज, एक आपके इसको स्टार देख लेते हैं अपन, एक स्टार अपना बड़ा देख लेते हैं। चंबल नदी में, चंबल में, ठीक है, ड्रेनेज कार्य, ड्रेनेज क्या होता है, तो मिट्टी निकालने का कार्य, मिट्टी अपरदन को रोकने का कार्य, मिट्टी अपरदन को रोकने का कार्य ड्रेनेज करेंगे। मिट्टी अपरदन को रोकने का कार्य ड्रेनेज कहलाता है, और ये जो कार्य कहलाता है पूरा, उसको रजार कार्य भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास लगभग 51 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी क्लास आपको अच्छी लगती है, चलिए देख लेते हैं। तो मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे, इसलिए मैंने आज लगभग 50 से 55 मिनट की क्लास मैंने ले ली लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सली इतने टाइम हो चुका है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए, मैं अगर मेरा सहयोग अच्छा रहा आपके, और ठीक है, सहयोग अच्छा रहा तो मैं रोज़ अपनी क्लासें यथावत और अच्छा पूरा जो अनुभव है वो पूरा मैं दूंगा आपको फ्रेंड्स, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं दी हैं और मेरा अनुभव मैं आपको बांटना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं दी हैं और मैं अपना अनुभव बांटना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं यह भी सोचता हूँ कभी कभी कि गवर्नमेंट जॉब मिले तब मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको जितना सिखा सकता है उतना एक सफल व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता है। उसको पता है कि वो कितनी बार गिरा है, उसको कितनी बार ठोकर लगी है, उसको सब पता है कि उसको कहाँ पर किस प्रकार से चलना है फ्रेंड्स। ठीक है, बार बार ठोकर खाने से ही अपने क्या आती है, समझ आती है फ्रेंड्स। ठीक है, बार बार ठोकर खाने से समझ आती है। ठोकर खाने पर उठ जाइए फ्रेंड्स, ठोकर आपको लगती है फ्रेंड्स तो उठ जाइए फ्रेंड्स, सोए मत रहिए फ्रेंड्स, उठ जाइए तुरंत। अगर ठोकर लगने पर वहीं आप गिरे रहोगे, ठोकर लगने पर अगर वहाँ पर आप गिरे रहोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है फ्रेंड्स। उठिए, विवेकानंद का मुझे विचार हमेशा याद रहता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ओके, पढ़ते रहिए। आगे की क्लास हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माही नदी परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो सभी को एक बार फिर से शुभ प्रभात और हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट फ्रेंड्स।